अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान तन्हा हो चुका है और पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दुनिया के तमाम देशों का ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिसाब दे, उसके बारे में अमेरिका के साथ डायरेक्ट बातचीत करे। जो इजाफ़ा शुदा यूरेनियम है 400 किलोग्राम, वो कहाँ गया, उसे मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले कर दिया जाए। और ईरान ने वाज़े लफ्ज़ों में दो टोक अंदाज में जवाब दे दिया, तुम सब इकट्ठे हो जाओ, जितनी पाबंदियां लगानी हैं लगा लो, हम पर हमला करना है दोबारा हमले की शुरुआत कर दो। लेकिन अब ईरान किसी के साथ बातचीत नहीं करेगा, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा और न ही ईरान किसी को जवाब देगा। और ये बातें अब तक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कही जा रही थी, या ईरान के सदर ने कई मरतबा इशारों में कहा, ईरान के पॉलिटिशियन की तरफ से इस तरह का बयान सामने आ रहा था। लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई ने खुद ही वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई की रिकॉर्डेड स्पीच वहाँ के टेलीविज़न चैनलों पर नशर की गई और उसमें उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का, मुज़ाकरात का अब कोई फ़ायदा नहीं है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेगा, दुनिया के दबाव के सामने ईरान नहीं झुकेगा। ईरान ने पहले भी इस तरह की ताकतों का मुकाबला किया है और आगे भी ईरान इस तरह का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। पूरा मामला क्या है उसको आप ज़रा समझिए। ईरान पर यूरोपियन यूनियन का और अमेरिका का दबाव है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहीं पर तर्क कर दे, इस सिलसिला को आगे न बढ़ाए। उसके अलावा ईरान पर दूसरा दबाव यह बनाया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है यानी IAEA, उसके साथ ईरान बराह रास्त बातचीत करे, उसको ईरान अपने मुकम्मल प्रोग्राम की अपडेट दे कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कहां तक पहुंचा, नहीं पहुंचा। इसके अलावा ईरान ने जो पिछले दिनों में दावा किया कि उसके पास 400 किलोग्राम जो यूरेनियम इजाफ़ा शुदा है तो उसका महफूज है और अमेरिका के हमले में, इसराइल के हमले में तबाह नहीं हो सका, तो अब ईरान से मांगा जा रहा है कि ईरान उसे अमेरिका के हवाले कर दे या IAEA के हवाले कर दे और उसका हिसाब दे, बताए वो कहाँ ईरान ने छुपा कर रखा है। और ईरान कह रहा है हम अब किसी को हिसाब देने वाले नहीं हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। और इसलिए पिछले दिनों एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि अब 3 चीज़ों में से कुछ भी ईरान के साथ हो सकता है। या तो इसराइल ईरान पर हमला कर दे और ईरान दोबारा इसराइल के साथ जंग में जा सकता है, और इस मर्तबा अगर हमला हुआ इसराइल का तो यह हमला सिर्फ इसराइल नहीं करेगा, न सिर्फ अमेरिका होगा, बल्कि इस मर्तबा नेटो फौज के साथ अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करेगा। दूसरा ऑप्शन ये मौजूद है कि ईरान बाज़ाब्ता बातचीत करे और जैसे ही ईरान बातचीत करेगा डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा। और बातचीत करने का मतलब यह है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हट जाएगा, तो फिर ईरान पर हमला नहीं होगा, न ईरान पर कोई पाबंदी लग सकती है। या तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि फिर ईरान अगर बातचीत नहीं करता है, मुज़ाकरात के दुनिया में वो कदम नहीं रखता है, तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ईरान पर नई पाबंदियाँ लगाई जाएगी। और नई पाबंदियाँ ईरान पर लगने का मतलब यह है कि ईरान की इकोनॉमी का नुकसान होगा, ईरान की मईशत का नुकसान होगा, ईरान के साथ दुनिया के कई देशों की जो तिजारत है वो तिजारती सरगर्मियाँ रुक जाएगी। दुनिया के कई ममालिक ईरान के साथ तेल की ख़रीदो फरोख्त बंद कर देंगे, ईरान जाने वाली कई सारी एयरलाइंस की जो सर्विसेज है वो सस्पेंड हो जाएगी, ईरान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। अभी ईरान की करेंसी का वैल्यू ये समझिए कि $1 10 लाख ईरानी रियाल के बराबर होता है, यानी एक तरफ $1 और दूसरी तरफ 10 लाख ईरानी रियाल बराबर है, तो इसमें और गिरावट आएगी। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान ने अपना मैसेज दे दिया है, अपना पैगाम बता दिया और ईरान ने कहा कि वो झुकेगा नहीं, ना तो यूरोपियन यूनियन के सामने न ही अमेरिका के सामने। इधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची इन दिनों न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और उनकी मुलाकात हुई है, फ्रांस के सदर से भी उनकी मुलाकात हुई है, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से भी और भी कई मुल्कों के लीडर से उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। और हर मीटिंग के बाद कोई भी अहम अपडेट सामने नहीं आ सकी। जो खबर सामने आई उसमें यही कहा गया कि ये बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है, मुज़ाकरात
साथ नतीजा खेज नहीं रहा, यानी ईरान अपने मिशन को जारी रखेगा। सुप्रीम लीडर का भी ऐलान हो चुका है। और उधर यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक है वो पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ्रांस के सदर मैक्रोन ने खिताब करते हुए कहा कि ईरान को एक मरतबा फिर हम मौका देना चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कोऑपरेशन करे, उसके साथ बातचीत करे, मुज़ाकरात करे और मुकम्मल अपडेट उसे दे। अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो हम पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये पाबंदियां वही होगी जो साल 2015 से पहले ईरान पर पाबंदियां लगी हुई थी। ईरान ने जब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाना शुरू किया, ईरान ने कहा कि वो भी एटम बम बनाएगा। हालांकि ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। ईरान में सुप्रीम लीडर का फतवा यह है कि ईरान के लिए एटमी बम बनाना जायज़ नहीं, कोई भी ऐसा हथियार बनाना जायज़ नहीं जो इंसानियत के लिए ख़तरा हो, जिससे अवामी तबाही होती हो। ईरान हमेशा ये कहता रहा है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीस के लिए है, वो सलामती के लिए है, वो दूसरे पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान एटम बम नहीं बना रहा है। और यही एजेंडा जो ईरान का था उसको तस्लीम किया था वेस्ट ने भी, इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी। और पिछले दिनों जब इसराइल ने हमला किया तो उससे एक साल पहले तक IAEA की भी इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। और ईरान में जो न्यूक्लियर प्लांट से या ईरान में जो न्यूक्लियर तवानाई पाई जाती है तो सिर्फ ईरान के इनकलाब के बाद नहीं हुआ, बल्कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है काफ़ी पुराना है। जब रज़ा शाह पहलवी की ईरान में हुकूमत थी और उन दिनों अमेरिका का निज़ाम चलता था ईरान में, रज़ा शाह पहलवी के अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते थे, अमेरिका का सब कुछ ईरान में चलता था, उसका सिस्टम, उसका निज़ाम। तो उस वक्त से ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है। लेकिन जब ईरान में इनकलाब आया और जो नई हुकूमत आई, इस्लामी रियासत कायम हुई, इस्लामी निज़ाम वहाँ नाफिज हुआ, तो अमेरिका के ख़िलाफ़ इस नई हुकूमत का पूरा एजेंडा था, इसराइल के ख़िलाफ़ था। और शुरू से ईरान का ये एजेंडा रहा, यानी इनकलाब के बाद 1979 के बाद के मिडिल ईस्ट में कहीं भी अमेरिकी फ़ौज नहीं होनी चाहिए, बाहर की कोई आर्मी नहीं होनी चाहिए और इसराइल का वजूद नहीं होना चाहिए। इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ख़तरा है, ये शुरू से ईरान की पॉलिसी रही है। उसके अलावा ईरान ने हमेशा जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है उनको सपोर्ट किया है, हमास को हर तरह से सपोर्ट किया है। और इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान ने कई सारे रेजिस्टेंस ग्रुप को तैयार किया, जैसे लबनान में हिजबुल्लाह को तैयार किया, यमन में हौसियों को तैयार किया, इराक़ में ग्रुप को तैयार किया, सीरिया में तैयार किया। और ईरान ने हमेशा कहा कि वो इजराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए कैंसर है और जब तक इसराइल मिडिल ईस्ट में रहेगा, मिडिल ईस्ट में खाना जंगी रहेगी, पीस और सलामती पॉसिबल नहीं है। ईरानी इनकलाब के बानी अल्लामा रूहुल्लाह ख़ुमैनी ने बाज़ाब्ता अल-कुदस डे मनाना शुरू किया था, यानी हर रमज़ान का जो जुमअतुल विदा होगा तो कुदस डे दुनिया भर में मनाया जाएगा। और मैसेज यही था कि इजराइल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को मुत्तहिद होना है, मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया में मुहिम चलनी चाहिए। यही वजह है कि इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन उस पूरे ख़ित्ते में, पूरे इलाके में ईरान को मानता है और अमेरिका भी ईरान को अपना दुश्मन मानता है। अभी हाल ही में जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में स्पीच दी तो ट्रंप ने कहा कि मेरा एजेंडा और मकसद है ईरान को काबू में रखना, मेरा एजेंडा था ईरान के तमाम टॉप लीडर्स को मारना, हलाक करना और मुझे उसमें कामयाबी मिली और मैं चाहता हूं कि ईरान मेरे काबू में रहे। लेकिन जिस तरह ट्रंप चाहते हैं उस तरह कभी नहीं हो सका। ट्रंप ने अपने B-2 बमबार से जाकर ईरान पर हमला किया था, दावा किया था न्यूक्लियर साइट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और अब ईरान न्यूक्लियर तवानाई हासिल नहीं कर सकता, एटम बम नहीं बना सकता। लेकिन अमेरिका के हमले के बाद ही ईरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में सबूत पेश करके कहा कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है, हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। कई सारे एक्सपर्ट हैं, तज्ज़िया निगार है या वो लोग जो ईरान जाते रहते हैं, उनका कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना चुका है और सिर्फ टेस्ट करना बाकी है और ईरान मौके का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अभी ईरान ने टेस्ट नहीं किया है। ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये डेटा आया हुआ है कि ईरान 60% यूरेनियम हासिल कर चुका है और जितना यूरेनियम चाहिए
बम बनाने के लिए तो वो 90% होता है, तो यानी 30% ही बचा हुआ है। तो ईरान नज़दीक पहुंच चुका है, लेकिन ईरान ने ऑफिशियली ऐलान नहीं कर रखा है, क्योंकि जैसे ही ईरान ऑफिशियली ऐलान करेगा उस पर पाबंदियां और ज़्यादा लग जाएगी और ज़्यादा उसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट है, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो मानते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बना चुका है और अभी उसने टेस्ट नहीं किया है। उधर इसराइल भी न्यूक्लियर बम बना चुका है, लेकिन इसराइल ने भी ऑफिशियली इसका एतराफ़ नहीं किया है और न ही इसराइल इसका इनकार करता है। ईरान इनकार तो नहीं करता, लेकिन ईरान ये कहता है कि वो एटम बम नहीं बना रहा है। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि ईरान को आखिर न्यूक्लियर बम बनाने से रोका क्यों जा रहा है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम है, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, रूस के पास भी है, चीन के पास भी है और इजराइल के पास भी है। फिर अगर ईरान बना रहा है और ईरान अपनी सेफ्टी के लिए बना रहा है, सलामती के लिए बना रहा है, तो दुनिया को प्रॉब्लम क्यों है, दुनिया के पेट में दर्द क्यों है। इस बीच एक और मामला हो चुका है और मामला यह है कि अब ईरान की जो अवाम है वो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है और मांग कर रही है कि ईरान अपने न्यूक्लियर बम का ऐलान कर दे। हाल ही में अल जज़ीरा ने खबर शाया की जिसमें बताया गया कि ईरान के 70 एमपीज़ ने, 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहां के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा और लेटर लिखकर मांग की कि ईरान न्यूक्लियर बम बाज़ाब्ता बना ले और दुनिया के सामने उसका ऐलान करे। उनके सामने यह भी मसला था कि हमारे सुप्रीम लीडर का फतवा है कि ईरान के लिए न्यूक्लियर बम बनाना जायज़ नहीं, तो उसमें तावील की गई, वजाहत की गई और कहा हमें न्यूक्लियर बम बनाना है अपने दिफा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, दुश्मन के दिलों में डर और खौफ पैदा करने के लिए, न कि हमें न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना है। तारीख में सिर्फ एक मुल्क है जिसने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया और वो मुल्क अमेरिका है, उसके अलावा किसी भी मुल्क ने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं किया है। अब ईरान पर यूरोपियन यूनियन का दबाव है, अमेरिका का दबाव है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ईरान 12 दिनों की जंग झेलने के बाद भी पीछे नहीं हट रहा है, दबाव में नहीं आ रहा है। जब जून में 12 दिनों की लड़ाई हुई थी, इसराइल ने अचानक आकर ईरान पर हमला कर दिया था और आप सब उन हालात से वाकिफ़ हैं। तब अमेरिका को यह लग रहा था कि ईरान अब सरेंडर करेगा, बात मान लेगा। इसराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा एजेंडा था ईरान में रिजीम को चेंज करना, वहाँ की अवाम को वहाँ की सरकार के ख़िलाफ़ भड़काना, अवाम को मजबूर करना कि जिनके हाथों में लगाम है, जिनके हाथों में हुकूमत है, इक़्तिदार है, वो हमारे सही रहनुमा नहीं है, रहबर और मुहाफ़िज़ नहीं है। किसी और को लीडर चुना जाए, किसी और के हाथों में सत्ता सौंप दी जाए, लेकिन वहाँ के अवाम ने अपनी सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरने के बजाय उनकी हिमायत में उतरकर प्रोटेस्ट किया, उनका साथ दिया। ईरान के कई लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, या कई इंडियंस जो स्कॉलर हैं, ईरान में रहते हैं, जैसे मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी हैं या दूसरे लोग हैं, उन सब का मैंने इंटरव्यू भी किया। उन सब से मेरी बातचीत हुई तो उन सब ने यही कहा, अमेरिका और इजराइल का एजेंडा यही था कि ईरान में रिजीम को चेंज करना, अवाम को उनके ख़िलाफ़ उभारना, भड़काना। देखिए, वेस्ट जो बना हुआ है ना, वेस्ट की बुनियाद जो है वो ये है कि इस्तेहसाल करना है। यानी एक ग्लोबल विलेज का जो आइडिया दिया गया है उसके अंदर ये है कि पूरी दुनिया के बादशाह हम हैं और पूरी दुनिया के रिसोर्सेज हमारे हैं। अगर दुनिया के रिसोर्सेज अगर हमारे पास नहीं पहुंचते तो हम उन कंट्रीज़ पर कब्ज़ा करेंगे। जैसे आयतुल्लाह ख़ामेनी ने भी रिसेंटली कहा, कभी डेमोक्रेसी के नाम पर करेंगे तो कभी किसी से मुस्कुरा के मिलेंगे, फिर उनकी हुकूमतों को गारत उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, कभी उनसे जंग करके करेंगे, कभी लीडर्स रिप्लेस करके करेंगे। तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी का बेस ये है कि हम दुनिया के बादशाह हैं। इजराइल के जहाज़ ईरान के आसमानों पर गर्दिश कर रहे थे, उनके फाइटर प्लेन ने ईरान के आसमानों पर कब्ज़ा कर रखा था, वो बम बरसा रहे थे, वो लगातार लोकेशन को तलाश रहे थे, हिट कर रहे थे और ईरानी अवाम बग़ैर डर के, बग़ैर खौफ के सड़कों पर उतर चुकी थी। वो नारे लगा रही थी, या हैदर हैदर, खैबर खैबर। इसी तरह वो लोग अपने सुप्रीम लीडर का साथ दे रहे थे, अपनी हुकूमत का साथ दे रहे थे और मैसेज था कि ईरानी अवाम अपने लीडर के साथ है, ईरान और इजराइल के साथ नहीं है। 12 दिनों की जंग होती रही और ईरान ने अपनी मिसाइल की टेक्नोलॉजी से जिस तरह जवाब दिया, इजराइल को अंदाज़ा नहीं था। इजराइल का पूरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। इजराइल की खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट थी वो सारी रिपोर्ट साबित हुई। हालांकि इजराइल ने पूरी तैयारी कर रखी थी। इजराइल ने अपने पहले हमले में ईरान के 20 से ज़्यादा टॉप कमांडर्स को शहीद कर दिया। उसके बाद इजराइल ने जगह जगह मोसाद के जासूसों को
फैला रखा था। ईरान के हर शोबे में मोसाद की इंटेलिजेंस सरगर्म थी और हर जगह से ईरान को टारगेट किया गया, लेकिन सिर्फ 24 घंटे ईरान ने लिए और अगले 24 घंटे के बाद ईरान ने तमाम शहीद होने वालों की जगह पर नए कमांडर को बहाल किया। और जब ईरान ने जवाब देना शुरू किया तो इसराइल को पीछे हटना पड़ा। सीज फायर के लिए, जंगबंदी के लिए इसराइल खुद आगे आता है, अमेरिका को आगे आना पड़ा। और अब एक मरतबा फिर ईरान पर जब दबाव बनाया जा रहा है तो ईरान ने जिस तरह जवाब देना शुरू कर दिया है और ख़ासतौर पर सुप्रीम लीडर की जो स्पीच सामने आ गई है, तो इससे यही लग रहा है कि ईरान की जो कुछ कमी थी, कुछ खामी थी, उसको भी ईरान ने दूर कर लिया है। और सबसे बड़ी कमी और खामी ईरान की देखी गई थी कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो कमज़ोर है और ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है। और ख़बर बीच में लगातार आती रही पाकिस्तान के ज़राए से कि चीन ने अपना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को दे दिया है। उसके अलावा रूस ने अपना S-400 दे दिया है और चीन का जो फाइटर प्लेन है J-10 वो ईरान ने ले लिया है। उसके अलावा दूसरे हथियारों को भी ईरान ने हासिल कर लिया है। तुर्किया ने भी ईरान की मदद की है और इसीलिए ईरान दोबारा सीना तान कर खड़ा है, पूरी हिम्मत के साथ खड़ा है और न तो ट्रंप की धमकियों की जद में आ रहा है, न किसी और की धमकियों की जद में आ रहा है। DW जो जर्मनी का मशहूर मीडिया हाउस है, उसने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में लिखा ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से कि अल्लामा आयतुल्लाह खामनई ने अपनी रिकॉर्ड शुदा तकरीर में यह कहा कि अमेरिका ने मुज़ाकरात के नताइज का पहले से ऐलान कर दिया है। उसका नतीजा एटमी तवानाई और यूरेनियम की जो अफजूदगी है, जो इजाफा है, उसकी बंदिश है और ये कोई मुज़ाकरात नहीं है, बल्कि ये अमेरिका का हुक्म है जो हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा कि इस्लामी जमहूरियत ईरान यूरेनियम की अफजूदगी तर्क करने के दबाव के सामने नहीं झुकेगा, सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम हथियार नहीं डाले हैं और न ही आगे कभी डालेंगे। उसके अलावा जो यूरोप के ममालिक है, फ्रांस, जर्मनी, उन सब का कहना है कि ईरान पर जो पाबंदियां लगनी है तो उसकी तारीख में इजाफा किया जा रहा है ताकि ईरान को बात समझ में आ जाए और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बातचीत करे। तो मसला साफ है, सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि अमेरिका हमें हुक्म दे रहा है कि हम अपने एटमी तवानाई के प्रोग्राम से पीछे हट जाएं और हम अमेरिका का हुक्म नहीं मानेंगे। मुज़ाकरात में एक ऑप्शन होता है कि कुछ आपकी शर्तें मानी जाएगी, कुछ हमारी शर्तें मानी जाएगी, लेकिन यहाँ डायलॉग के नाम पर अमेरिका हुक्म दे रहा है और हम अमेरिका के हुक्म को नहीं मानने वाले हैं। और अगर आप नज़रें उठाकर देखेंगे तो पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा हिम्मत के साथ, क़ुव्वत के साथ कोई शख्स अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा है तो ईरान का सुप्रीम लीडर है, जिसे दुनिया अल्लामा आयतुल्लाह खामनई के नाम से जानती है। इंडिया के ख़िलाफ़ लगातार ट्रंप ने तबसरा किया, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बराह रास्त अमेरिकी सदर का नाम लेकर एक मरतबा भी जवाब नहीं दिया है। लेकिन सुप्रीम लीडर लगातार ट्रंप का नाम लेकर उसे जवाब देते हैं और कहते हैं तुम सुपर पावर नहीं हो, तुम सुप्रीम नहीं हो, सुपर पावर हमारा खुदा है, हमारा अल्लाह है। और यही वजह है कि ईरान पर हमला करना किसी के लिए आसान नहीं होता है। अभी देखिए कतर पर हमला हुआ और 9 सितंबर को कतर पर इसराइल ने हमला किया और आज तारीख़ है 26 सितंबर, यानी 15 दिनों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक कतर इसराइल के ख़िलाफ़ जवाबी हमला नहीं कर सका, इसराइल को जवाब नहीं दे सका, इसराइल को सबक नहीं सिखा सका। लेकिन जब ईरान पर हमला किया था इसराइल ने, तो अगले 24 घंटे में ही ईरान ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया और 12 दिनों तक जंग चलती रही। अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका पर भी ईरान ने हमला कर दिया। अगले 2 दिनों में ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया। ईरान ने सब इसीलिए किया क्योंकि ईरान के पास जो कुछ है, अपना हथियार है, अपनी टेक्नोलॉजी है, अपना मिसाइल सिस्टम है, दूसरों के हथियारों पर उसका भरोसा नहीं है। कतर एक छोटा सा मुल्क है और उसका डिफेंस का जो बजट है सालाना $20 अरब से ज़्यादा का है और ईरान का सालाना डिफेंस का बजट सिर्फ $7 अरब का है। कतर में अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर प्लेन खड़े हुए हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है, अमेरिका की आर्मी है। कतर के पास दुनिया का
शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है, F-35 वहाँ है, F-15 है, लेकिन इसके बावजूद कतर इसराइल को जवाब नहीं दे सका। और ईरान ने अगले 24 घंटे में जवाब दिया था, क्योंकि ईरान को अपनी ताकत पर भरोसा है, अपने बाजुओं पर भरोसा है, और यही किसी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब देखना यह है कि क्या दोबारा ईरान पर इसराइल हमला करेगा या फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाबंदी लगाई जाएगी, दुनिया को एक नई जंग में नहीं ढकेला जाएगा। यहाँ पर बात भी जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग सऊदी अरब और पाकिस्तान के माहिदा को ईरान के ख़िलाफ़ बता रहे हैं। दरअसल इन दोनों मिडिल ईस्ट के जितने ममालिक हैं उन सब का अमेरिका से भरोसा टूट चुका है, उनको अमेरिका पर अब एतबार नहीं रहा, और इसलिए सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील किया है, डिफेंस पैक्ट हुआ है, ताकि वो अमेरिका के हमलों से, इसराइल के हमलों से महफूज रहे। पिछले दिनों जब इस पर मैंने वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में आकर लिखा कि आप गलत तज्जिया कर रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया है यमन से लड़ने के लिए या ईरान से लड़ने के लिए। ये झूठा प्रोपेगेंडा है, सऊदी अरब को, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है, और इसराइल के एजेंडों की तरफ से इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि इसराइल को एक कैंसर के तौर पर, एक ख़तरा के तौर पर अब तमाम ममालिक ने महसूस कर लिया है, इसका इदराक कर लिया है। और ये सब हुआ इसराइल का कतर पर हमला हो जाने के बाद। अब तक सऊदी अरब को, कुवैत को या कतर को यही लग रहा था कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन उसके अलावा किसी और देश को वो टारगेट नहीं कर सकता है। लेकिन जब कतर पर हमला हुआ तो सऊदी अरब को अच्छी तरह एहसास हो गया कि इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है, वो किसी पर भी हमला कर सकता है, और सऊदी अरब इजराइल पर लगाम लगाने की सलाहियत नहीं रख सकता है, उसको रोक नहीं सकता है, और अमेरिका इसराइल पर लगाम लगाने की सलाहियत नहीं रखता है, अमेरिका इसराइल को रोक नहीं सकता है। अगर अमेरिका के सामने दो ऑप्शन होगा कि उसे इसराइल को चुनना है या सऊदी अरब को चुनना है, तो सऊदी अरब से करोड़ों डॉलर लेने के बावजूद भी अमेरिका इसराइल को ही चुनेगा, न कि सऊदी अरब को चुनेगा। इसलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये डील की है। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इन दोनों बहुत अच्छे हैं। यमन में जो हौसी है उनके साथ भी सऊदी अरब का माहिदा हो चुका है, और अब दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा है। यमन के हौसियों का इसराइल पर जो मिसाइल अटैक होता है, तो मिसाइल अटैक या कह लीजिए जो मिसाइल जाता है इसराइल, वो सऊदी अरब के एयर स्पेस से गुजर कर जाता है। कई मरतबा बहर अहमर का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इलाका सऊदी अरब का होता है। सऊदी अरब चाहे तो इन मिसाइलों को रोक दे, उसको फ़िज़ा में ही मार गिराए, लेकिन सऊदी अरब उसको रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करता। बीच में एक दो मरतबा ज़रूर ऐसा हुआ जब सऊदी अरब का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने यमन के हौसियों के मिसाइल को मार गिराया जो इसराइल जा रहा था, लेकिन ऐसा एक दो मरतबा ही हुआ है पिछले 2 सालों में, वरना ऐसा अमूमन नहीं हुआ है। तो सऊदी अरब को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हमारा असल दुश्मन कौन है, हमें किससे लड़ाई करनी है और किसके ख़िलाफ़ अपनी ताकत को जमा करना है। इसलिए इस तरह का जो नैरेटिव है, इस तरह का जो एजेंडा है, सऊदी अरब को बदनाम करने की कोशिश है, और ये इंडिया के राइट विंग की तरफ से, मोसाद के एजेंडों की तरफ से इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डील हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा कमज़ोर इसराइल हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है। इस पर मैंने 1-2 वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह अमेरिका का नुकसान हुआ है, उसे जाकर ज़रूर देखेगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।